कुछ नहीं दे रही है। मैडम अब अच्छा जी, ओके। हाँ ठीक। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो अभी तो आ रहा था। ओके, सॉरी फॉर द डिले। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हम टीम और ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ठीक है। टीम और ग्रुप क्या होता है? जब आप एक जगह पर एंटर करते हो, ठीक है, जब आप एक जगह पर जाते हो कुछ नया कुछ करने के लिए, तो आप एक ग्रुप के अंदर जाते हो, ठीक है। ग्रुप क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं तो हम उसे ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो उस ग्रुप के अंदर कॉमन क्या होता है कि आप लोग आए हो, अलग अलग जगह से आए हो, बट आपका जो एक मोटिव है वो एक सेम है, ठीक है। तो ग्रुप और टीम जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? जो ग्रुप है और टीम है उसके अंदर हम डिफरेंस कैसे कहेंगे? जो ग्रुप होता है वो उसके अंदर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, क्योंकि आप एक किसी पर्पस के लिए आप एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, एक पर्पस लेकर चलते हो कि हाँ हमने एक सपोज हमने कुछ जैसे कि हमने एक स्कूल कंपटीशन रखा है कि उसमें इतनी एज के ग्रुप के बच्चे जो है वो सभी आ सकते हैं। तो हर एक स्टेट से वो बच्चे वहां पर आते हैं, ठीक है, हर एक जोन से बच्चे आते हैं इतनी एज ग्रुप के, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। पर सबका मोटिव क्या है, सबका एम क्या है कि हमें वो मैच के अंदर पार्टिसिपेट करना है। विनिंग एंड लूजिंग इज दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम ग्रुप के अंदर आए हैं, किसी एक मोटिव के लिए आए हैं। तो टीम के अंदर क्या फर्क होता है, ग्रुप और टीम के अंदर क्या डिफरेंस कहेंगे हम? टीम जो होती है वो हम एक सिलेक्शन करते हैं फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि जो टीम है, अब हम बात करें अगर हम कि हम ग्रुप इंडिया नहीं बोलते हैं, हम बात करते हैं टीम इंडिया। वी सेड कि ये जो टीम है वो इंडिया की टीम है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है कंट्री को। पर जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर जोन को, ठीक है, नॉट फॉर द कंट्री, इट्स फॉर द पर्टिकुलर जोन। पर टीम जो है वो एक कंट्री को डिपिक्ट करती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टीम इंडिया। चाहे वो किसी भी टीम, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग की है, चाहे वो हॉकी की है, चाहे वो क्रिकेट की है, किसी भी गेम की जो टीम है हम उसे बोलते हैं टीम इंडिया, नॉट द ग्रुप इंडिया। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो टीम है उसके अंदर मेंबर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं और वो सिलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ से? ग्रुप में से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो टीम के मेंबर्स हैं वो एक ग्रुप में से सिलेक्ट किए जाते हैं, जो एक ग्रुप के अंदर चूज किए जाते हैं, एक ग्रुप के अंदर से जो बाहर निकल कर आते हैं, उससे उन मेंबर्स को चूज कर कर एक टीम बनाया जाता है, राइट। जो टीम है वो गेम्स को विन करती है और जो टीम वर्क है वो चैंपियनशिप करता है। यानी कि अगर आप एक टीम के अंदर है तो टीम के अंदर खेलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टीम वर्क करना पड़ता है, ठीक है। टीम के अंदर हर एक तरह के लोग होते हैं जो आपस में रिलेट नहीं होते हैं। जो टीम बनती है वो काफी नंबर ऑफ पीपल को चूज करके बनाई जाती है। वो कोई किसी स्टेट से होता है, कोई किसी स्टेट से होता है, ठीक है। हमारे जो रिलीजन्स होते हैं, हमारे जो काम करने का तरीका होता है, हमारा सोचने का तरीका होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। तो हमारा जो वर्क है टीम के अंदर आके हमें जो काम करना है, दैट इज फॉर द टीम वर्क। तो टीम वर्क के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हमें प्लेयर्स के ही आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, प्लेयर और कोच का आपस के अंदर एक इंटरेक्शन रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है, ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स से हम क्या समझते हैं? जो डायनामिक्स होता है उसे हम बोलते हैं एक फोर्स, ठीक है, एक प्रेशर। प्रेशर कैसे? कि जब आप एक टीम के अंदर हो, आप एक ग्रुप के अंदर हो, चाहे आप ग्रुप में हो चाहे आप टीम के अंदर हो, तो आपका क्या रोल हो जाता है? आपके ऊपर एक फोर्स होता है। फोर्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक प्रेशर की। एक प्रेशर हमारे ऊपर होता है, एक टीम के ऊपर होता है, चाहे वो प्लेयर्स हैं उसके अंदर, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो कोचेस हैं, जो भी है टीम के अंदर, चाहे हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो है, जो आपके साथ टीम के में रहते हैं लोग,
जो आपके जो हेल्पर्स होते हैं वहां पर, चाहे वो लोग हैं, उन सब के ऊपर एक प्रेशर रहता है। ठीक है, प्रेशर, हमें ये नहीं कह रही हूँ कि वो नेगेटिव प्रेशर है, एक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम यहाँ पे डायनेमिक्स की जो फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस टीम को साथ लेकर चलना है। तो टीम के अंदर जब रहना है तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो सक्सेस होगी वो टीम की सक्सेस होगी, और जो टीम की सक्सेस होगी वो आपकी सक्सेस होगी। तो ये आपस में जो है, जो फोर्स है, वो एक इंटर रिलेशन रहता है टीम का और एक प्लेयर्स का। ठीक है, जो टीम है वो प्लेयर्स से बनती है और जो प्लेयर्स है वो टीम से बनते हैं, राइट। सो ऑल टीम्स जो होती हैं वो ग्रुप हो सकता है, बट ऑल ग्रुप्स आर नॉट टीम, क्योंकि जो ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप होता है, और जो टीम होती है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो ग्रुप में से चूज किए जाते हैं। तो इन सब का क्या है, एक वो कॉमन गोल को शेयर करते हैं। जब हम एक टीम के अंदर आते हैं तो हम एक कॉमन गोल को शेयर करते हैं, हमारा जो मोटिव होता है वो हमारा एक ही होता है। और जो टीम मेंबर्स हैं वो सारे क्या है, एक दूसरे के साथ डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो गोल है दैट इज द कॉमन गोल। हमें एक ही चीज को अचीव करना है, हमारा एम क्या है, टू अचीव समथिंग, जिसके लिए हमने एक टीम बनाई है उसको हमने अचीव करना है। कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जब हम एक टीम के अंदर आ जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस स्टेट से हैं, हम उस स्टेट से हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। जब हम एक टीम के अंदर होते हैं, वी शेयर द कलेक्टिव आइडेंटिटी, वी आर फ्रॉम द इंडिया, वी आर फ्रॉम टीम इंडिया। हम इस तरीके से जब बात करते हैं, हमारा जो बात करने का जो तरीका होता है, हमारी जो आपस की इंटरेक्शन होती है, वो एक डिफरेंट तरीके की हो जाती है जब हम एक टीम के अंदर एंटर करते हैं। अब हमने एक टीम बनानी है, ठीक है, जब एक टीम बनती है तो उसका एक प्रोसेस चलता है। हमने एक टीम के अंदर, हम अब आप सब अपनी बात कीजिए, जब आपने जब ये साई को ज्वाइन किया था, ठीक है, आपने एनसीओई जब ज्वाइन किया था, उस टाइम पर क्या था, तो आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, जैसे कि फेंसिंग वाले हैं, चाहे वो इंडिविजुअल गेम है, बट हम लोग साथ में काम करते हैं। ठीक है, आपकी गेम जो है वो इंडिविजुअल है, बट हमारी एक टीम है। ठीक है, आपकी एक टीम है, कैसे, क्योंकि आपके साथ साथ और भी आपके जो को प्लेयर्स हैं वो भी आपके साथी हैं इस टीम के अंदर। तो जब आप एक टीम डेवलप होती है तो उसके अंदर कुछ स्टेजेस रहती हैं, राइट। उसके अंदर एक स्टेजेस चलती हैं, जैसे फर्स्ट है फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग क्या होती है कि जब आप एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं, आप एक एंट्री करते हैं, आपको एक डेट दे दिया गया है कि आपको यहाँ पर इस डेट को यहाँ पर इस जगह पर ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको एक ऑफर लेटर आया है कि आपको एनसीओई के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है, आप लोग सब आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। ठीक है, तो पर आप सब क्या हुए, इकट्ठा हुए हैं एक जगह पर आकर। ठीक है, तो वो क्या है, फॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, आप लोग सब एक दूसरे को, हम जैसे हम नॉर्मली हम किसी से मिलते हैं, जब पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो हम हाय हेलो करते हैं, हाँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, हम इस तरीके की बातें करते हैं। दैट इज द सेम थिंग, फॉर्मिंग स्टेज। आई होप आप सबने वो मूवी देखा होगा, चक दे इंडिया, देखा है वो मूवी चक दे इंडिया, आप सबने देखा होगा। आप उसको फेमिलियराइज करिए, उसको ध्यान में रखिए कि जब वो टीम आई थी सारी, जब जो वो गर्ल्स जब सारी इकट्ठी हुई थी, तो वो क्या था, वो फॉर्मिंग स्टेज था। वो एक दूसरे को जानती नहीं थी, एक दूसरे को पहचानती नहीं थी, तो वो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा एक दूसरे से मिलने का, दैट इज द फॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, जब हम लोग आपस में बात करते हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम ये सब चीजें जो है हमें एक दूसरे की पता लगनी स्टार्ट होती है। वो स्टेज क्या होती है, दैट इज द फॉर्मिंग स्टेज, राइट। नेक्स्ट क्या आती है, हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग जो हम वर्ड डिपिक्ट कर रहा है, स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। ठीक है, हम स्टॉर्म किससे बोलते हैं, तूफान को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कह लो कि किसी के आपस में नहीं बनती है। ठीक है, चाहे टीममेट्स हैं वो, चाहे वो कोच के साथ है, चाहे वो लीडर के साथ है, किसी के साथ भी जब हमारी आपस में किसी के साथ नहीं बनती है, हम उसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, जैसे कि किसी का आपस में
किसी बात को लेके, जैसे सपोज हॉस्टल को लेके ही लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कि हाँ हमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, तो हम उससे जेलस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी ये छोटी छोटी चीजें जो है वो होती हैं, हर एक के अंदर होती हैं, ठीक है। बट उसको हमने इतना ज्यादा हाइप नहीं करना है कि वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो टीम के अंदर क्रिएट करे। हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज जो है वो हर एक के अंदर आती है, ठीक है। हमें कोई पसंद करता है या नहीं करता है, या हम किसी और को पसंद करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, ठीक है, हमें उस चीज को कैसे लेकर चलना है, राइट। तो रेजिस्टेंस टू द लीडर, रेजिस्टेंस टू कंट्रोल बाय द ग्रुप, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस टू द लीडर मतलब कि हमने बात माननी ही नहीं है। रेजिस्टेंस टू द लीडर का मतलब क्या है कि हमने उनकी बात माननी ही नहीं है। जो भी हमारा ग्रुप का लीडर है, हमारी टीम का लीडर है, चाहे वो इंडिविजुअल कोई प्लेयर ही लीडर है, चाहे वो आपका कोच है, यहाँ पे हम लीडर कोच को भी बोल सकते हैं, और जो टीम के अंदर मेंबर्स है उसके अंदर अगर कोई लीडर है तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि हमने उसकी बात माननी ही नहीं है, चाहे वो सही बोल रहा है चाहे वो गलत बोल रहा है। स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर इस तरीके की आपकी जो रिएक्शंस है वो इस तरीके से आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने नहीं माननी है बात, हमने नहीं माननी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू कंट्रोल बाय द ग्रुप, कि हमने ग्रुप का मैंने आपको बताया पहले कि ग्रुप का एक प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, कि हम एक अगर ग्रुप के अंदर है, हम एक अगर टीम के अंदर है तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, बट हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमने नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए हमने नहीं करना है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट, जब प्लेयर्स के जो टीम मेंबर्स हैं उनमें आपस में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा रहता है, उसको हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि वो आपस में बात करके उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, उन सारे इश्यूज को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए हमें क्या पड़ती है? एक लीडर की जरूरत पड़ती है। वो लीडर टीम के अंदर से भी कोई भी हो सकता है या फिर कोई कोच भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग के अंदर क्या है कि जब आपके जो जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आपके रिजॉल्व हो गए हैं, और आपके अंदर एक फैमिलियर हो गए हो आप लोग एक दूसरे के साथ, एक आपके अंदर यूनिटी हो गई है, ठीक है, आपके अंदर जितने भी मतभेद थे, जितनी भी आपके अंदर इश्यूज थे, वो सब आपने रिजॉल्व कर लिए हैं, चाहे वो किसी लीडर ने बीच में पढ़कर करवाए हैं, चाहे आप लोगों ने खुद आपस में किए हैं, ठीक है, जितने भी इश्यूज हैं वो सब जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं, और अब आप एक टीम की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। आपने काम करना है एक कॉमन गोल के लिए। आपका जो मेन मोटिव क्या है? आपने एक गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो जो सभी के लिए आपस में आपकी जो सभी प्लेयर्स जो है आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है, ठीक है, आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, तो जो आपके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी सभी जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। दैट इज द नॉर्मिंग स्टेज। नेक्स्ट इज द परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज क्या है कि जब सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं और आप पूरी जो अपनी एफर्ट्स है, पूरी जो एनर्जी है वो आप किस पर लगा रहे हो? अपनी टीम सक्सेस पर लगा रहे हो। पर अगर किसी के अंदर अभी भी थोड़े बहुत रिजॉल्व, क्योंकि देखो अब एक आप टीम के अंदर हो, जब आप टीम के अंदर हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के अंदर कोई इश्यूज नहीं रहते, थोड़े थोड़े सब में चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप या कोई टीम ऐसी हो जिसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, हम उसे पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। कोशिश हमारी रहती है उन्हें रिजॉल्व करने की, बट हम पूरी तरह से उन्हें रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर जितने भी वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारे जो परफॉर्मेंस पे है उस पर असर नहीं डालना चाहिए, राइट। अब अभी मैंने आपको बात की थी मूवी की चक दे इंडिया, उसमें हमने क्या चीज देखी थी? सारी टीम जो है पहले आपस में लड़ी थी, ठीक है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बट जब वो एकजुट होकर काम करने लगे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट था वो अच्छा आने लगा। बट फिर भी उसमें 2 प्लेयर्स ऐसी थी जिनकी आपस में नहीं बन रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी टीम के अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बट जो अगर हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारी परफॉर्मेंस के अंदर झलकते हैं, हमारी गेम के अंदर जब वो झलकते हैं, तो वो क्या होते हैं? उससे हमारी जो गेम है वो खराब हो जाती है। तो हमारा जो काम है वो ऐसा होना चाहिए, हमारे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसे हमें साइड पर रखकर हमारे जो गेम है उस पर फोकस करना, क्योंकि जो हमारा गोल है, सबसे बड़ा हमारा क्या गोल है? टीम सक्सेस,
कि क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं, एक टीम बनकर आए हैं और हमारा मोटिव है हमने टीम को सक्सेस दिलवाना, राइट। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्हें साइड पर रखकर हमें अपनी परफॉर्मेंस को देना है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल गेम है चाहे वो हमारा टीम गेम, राइट। अब हम टीम है हमारी, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने टीम बिल्डिंग करनी है। मतलब कि हम जो हमारी टीम के अंदर एक हमारा वर्ड होता है कोहिजन, ठीक है। कोहिजन क्या होता है कि हम टीम को एक साथ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। टीम को एक साथ एकजुट बना के हम लोग कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सभी से फ्रेंड्स, जितने भी आपके एज के नहीं है, आप उनको अपना दोस्त बनाइए, ठीक है। जिनकी आपके साथ लैंग्वेज सेम नहीं है, उनके साथ घूमने फिरने जाना, ठीक है। जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं वो सारे, ऐसा नहीं होगा कि आपकी ही स्टेट के होंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के होंगे, डिफरेंट कल्चर के होंगे, तो उनको अपना दोस्त बनाना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा एज ग्रुप भी मैटर करे, ज्यादा नहीं होता है। जब आप एक टीम के अंदर होते हो तो वो एज ग्रुप जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ मे बी 4 to 5 years का डिफरेंस रहता है जो प्लेयर्स के अंदर रहता है जब हम एक टीम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ, सभी के साथ फ्रेंडशिप करना, ठीक है, दोस्त बनाना सभी को, और जो आपकी स्टेट से नहीं है उनके साथ घूमने फिरने जाना, ठीक है। जो आपकी सोशल आपके क्लास के नहीं है उनको सबसे बात करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप एक डेवलप होते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू ग्रो। तो अगर हमने टीम के अंदर जो एकजुट है वो बढ़ाना है, तो हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप एक प्लेयर्स को क्या करते हो कि आप हर एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, ठीक है। हर एक को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, ठीक है। आपने एक सपोज जैसे कि आपका इंट्राम्यूरल होता है, ठीक है, कि इंट्राम्यूरल आप लोग करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, ठीक। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आपने एक को काम दिया है, ठीक है, उसमें 4-5 मेंबर्स रख दिए हैं, दूसरों को काम दिया उसमें भी 4-5 मेंबर्स रख दिए हैं। तो सभी को आपने एक काम दिया, और जो दोनों ग्रुप्स का जो काम है वो आपस में इंटर रिलेट है, ठीक है। अगर वो काम पूरा नहीं करेगा तो दूसरे का काम नहीं होगा, अगर दूसरा वो काम नहीं करेगा तो पहले का काम नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है, और हर एक को दूसरे की वैल्यू भी पता चलती है कि उनका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा। तो जो लीडर है, चाहे वो टीम मेंबर है चाहे वो कोच है, ठीक है, जो लीडर है हमारा, उसको कुछ टाइम निकालकर अपनी टीम मेंबर्स के बारे में कुछ पर्सनल जानना, ठीक है। जब हम किसी एथलीट के बारे में कुछ पर्सनल जानना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी डिसलाइकिंग्स क्या है, वो सब जानना, तो हम उस चीज को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। पहले जो लीडर है वो अपने बारे में बताएगा कि मेरी लाइकिंग्स क्या है, मेरी डिसलाइकिंग्स क्या है। तो उससे क्या होता है, जो प्लेयर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हमें, अगर कोच बता सकता है, एक लीडर बता सकता है, तो हम भी अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जनरली क्या होता है कि जो आप लोगों का जो एज ग्रुप है उसमें हमारा जो टीन एज का ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि हम लोग अपनी वीकनेसेस को बाहर आने नहीं देते हैं, कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे अंदर ये वीकनेस है। बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जितना अपनी वीकनेस को उसको खत्म करके हम लोग ग्रो करेंगे तो उतनी ही हमारी जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगी। पर वो तभी होगी जब हम उसे डिस्प्ले करेंगे। अगर हम उसे अपने अंदर ही रखेंगे तो हम उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको कवर अप हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो लीडर है वो पहले अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस बताए, ताकि जो प्लेयर्स है वो मोटिवेट हो अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को बताने के लिए। हर एक के अंदर वीकनेस होती है कोई ना कोई। इट्स नॉट रॉन्ग कि हाँ मेरे अंदर ये वीकनेस है तो मैं छोटा हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता है, राइट। और प्लेयर्स के अंदर ये चीज लेकर आना, एक फीलिंग लेकर आना कि वो जो टीम है वो उनकी टीम है, कि दे आर दी ऑनर ऑफ देयर टीम। वो एक ऑनरशिप का जो टैग है उनके अंदर लेकर आना कि जो टीम है वो इनकी टीम है, और जो वो कहना चाहते हैं उनकी जो आवाज है वो सुनी जाएगी। टीम के अंदर कुछ गोल्स डिसाइड करना, ठीक है। टीम के अंदर आप कुछ गोल्स डिसाइड कर सकते हो।
गोल, जैसे कि आपने एक गोल सेट किया कि हमें ये वाली टेक्निक जो है, आपकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है, वो हमें सीखनी है, 15 डेज के अंदर आपको वो कवर अप करनी है, इतना टाइम है उसको सीखने के लिए, तो वो आपको सीखनी है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? सपोज आपने उसको कहा है कि उसके लिए आपने कुछ गोल सेट कर दिए हैं, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ गोल सेट करे हैं कि हाँ मुझे ये चीजें सीखनी है, राइट। तो जब वो उस चीज को वो 15 दिन में, अगर आपने टाइम दिया है 15 डेज का, और वो 15 डेज में वो चीज पूरी कर जाता है या फिर उसको पहले कर लेता है, तो यू हैव टू मोटिवेट आप कैसे करोगे उसे? शाबाशी देकर, या तो वर्बली, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक, या जैसे कि हमने उसे एक दिन का ऑफ दे दिया, इस तरीके के जब आप उसे मोटिवेशन टास्क देते हो, तो उससे क्या होता है, जो प्लेयर है वो टीम के अंदर और ज्यादा अच्छे से रह सकता है। और हर एक प्लेयर के अंदर ये चीज दिखाना कि जो भी वो काम करते हैं, ठीक है, एक टीम के अंदर जो भी उनका काम है, वो उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की एक दूसरे पर्सन की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो टीम का कैप्टन है, चाहे वो गोलकीपर है, चाहे वो मिडल मैन है, चाहे वो इंडिविजुअल गेम है, हर एक जो पर्सन है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी टीम के मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो हर एक को बारी बारी से काम सौंपते रहना, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही मेंबर को, अपनी जो आपकी जो ग्रुप है, आपकी जो टीम है, आप सिर्फ एक या दो मेंबर्स को ही आप हर एक काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बाकियों को कोई चांस नहीं मिलता है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली मोटिवेट करना, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, राइट। तो जब भी हमारी जो गेम है हमारा, चाहे वो इंडिविजुअल गेम है, चाहे वो टीम गेम है, हम जब हम एक कंपटीशन के अंदर जाते हैं तो हम मैच को जीतते भी हैं या हारते हैं, ठीक है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप जीते हो या हारे हो, ठीक है। जीते हो तो ऑब्वियसली कि आपको पूरा मोटिवेशन मिलता है, बट अगर किसी भी वजह से आप लूज कर जाते हो एक मैच को, तो जो लीडर है, एक कोच है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हमें उसको उस टाइम पर नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, कि हाँ हमने इस फोकस किस पर करना है कि आपने अच्छा खेला था, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम बेटर, ठीक है। तो जो भी आपने उसमें देखा था कि हाँ क्या वीकनेसेस रह गई थी, क्या कमियां रह गई थी, वो हम बात करेंगे बाद में, जब हम दोबारा ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे, तो उस टाइम पर हम बात करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टीम कोहिजन। एक टीम के अंदर कोहिजन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कि जब हम एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं, ठीक है, जब हमने ग्रुप के अंदर एकजुटता बढ़ानी है, तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोहेसिवनेस क्वेश्चनियर है, ठीक है, तो इस तरीके जिसे हम पेपर एंड पेंसिल टेस्ट बोलते हैं, कुछ तो ये टेस्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री क्या होती है कि उसके अंदर क्या करते हैं, हम आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एक ग्रुप मेंबर्स के अंदर, उसको हम पता करते हैं कि उनके आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है, सोशल स्ट्रक्चर, इवेल्युएटिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, कि आपस में कितना इंटरेक्शन है टीम के अंदर, कौन उसकी प्लेयर जो बेस्ट प्लेयर है उनके लिए, कौन सा लीस्ट प्लेयर है उनके लिए। तो उसके लिए ऐसे इस तरीके का एक ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, एक टेबल फॉर्म में बनाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो अभी, हमने यहाँ पे लिखा है प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे हैं 1 to 10, और दूसरी वर्टिकली भी लिखे हैं, हॉरिजॉन्टली भी लिखे हैं नंबर्स 1 to 10। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर जो आप नाम लिखोगे, वही आपका नाम फर्स्ट इस साइड पर आएगा, ठीक। जो आप नाम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखोगे, वही नाम आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। जो सेकंड नंबर पर आप नाम लिखोगे, और वही नाम आप यहाँ इस वाले सेकंड नंबर पर भी लिखोगे, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे नाम लिखोगे, वही आप यहाँ पर भी लिखोगे, राइट। तो जो सीक्वेंस आप यहाँ पर लिखोगे, ऊपर लिखोगे, वही सीक्वेंस आप ये डाउनवर्ड्स लिखोगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लेयर्स से पूछते हैं कि सपोज आपने ये पूछा कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, आपके हिसाब से आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है, ठीक है। क्योंकि टीम के अंदर कई सारे प्लेयर्स हैं, अब आप वेट लिफ्टिंग है, फेंसिंग है, आप लोगों के अंदर आप कई सारे प्लेयर्स हैं,
ठीक है, आप एक साथ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आप एक साथ खेलते हो, ठीक। तो उसके अंदर आपस में आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेयर कौन है, आपको ये चीज पता करनी है, ठीक है। प्लेयर्स क्या सोचते हैं, या फिर आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि आपके लिए आप किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करते हो, ठीक है। एक टीम के अंदर आप किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करते हो, या फिर आपके जो टीम मेंबर्स हैं उसमें से आप किसके साथ बाहर जाना पसंद करते हो, राइट। तो कोई भी एक क्वेश्चन लेके आप उससे पूछते हो, तो वो आपको एक नाम बताता है, देन यू स्कोर, ठीक है। आपने उस पे स्कोर कर दिया, उसने सपोज ये फर्स्ट प्लेयर वाले ने नाम लिया सेकंड वाले प्लेयर के नंबर का, तो आपने यहाँ पर उसको स्कोर कर दिया। ऐसे ही सेकंड वाले नंबर से पूछा, उसने एक किसी का नाम लिया और आपने उसको स्कोर कर दिया, ठीक है। तो आप हर एक प्लेयर से पूछते हो कि उसके लिए एक क्वेश्चन लेकर कि आपका बेस्ट प्लेयर कौन सा है, आपने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप ये फाइंडिंग्स निकालते हो। तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 4 आया है, सेकंड नंबर का जो प्लेयर है वो उनके लिए क्या है, द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम है, राइट। तो इससे क्या पता चलता है आपको, एक दूसरे प्लेयर्स की थिंकिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर हमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में पता करना है तो वो भी हम इस ग्राफ के थ्रू, इस टेबल के थ्रू पता कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है कि बेस्ट टेक्निक माना गया है अगर हमने टीम के अंदर कोहिजन के बारे में पता करना है, यानी कि टीम आपस में किस तरीके से रहती है, ठीक है। क्या क्या उसके अंदर कौन किसको पर ये इसका जो पूछने का तरीका है, दैट शुड बी द डिफरेंट। आप डायरेक्टली नहीं पूछोगे, आप आपके पास सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी प्लेयर्स बैठे हैं और आप उनसे डायरेक्टली पूछ रहे हो कि हाँ बताओ तुम्हें कौन सा प्लेयर पसंद है, तुम्हें कौन सा पसंद है, नो। इसको जो पूछने का तरीका होगा, दैट शुड बी डिफरेंट, राइट। किस तरीके से कि जब आप एक किसी के साथ वॉक कर रहे हो, किसी भी प्लेयर्स के साथ आप वॉक कर रहे हो, तो आपने बातों बातों में पूछ लिया, ठीक है। आप मेस के अंदर खाना खा रहे हो, तब आपने बातों बातों में पूछ लिया। जब आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हो, तब आपने उससे बातों बातों में पूछ लिया। इस तरीके से जो पूछने का तरीका है, दैट शुड बी द डिफरेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करना है आपको सबके सामने, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्लेयर्स जो है वो बायस हो जाते हैं अपने आंसर्स देने के लिए। सोशियोग्राम क्या होता है, जब हम इसी चीज को, जब हम जो हमारा एक रिजल्ट आता है, यहाँ पर जो हमारा ये टोटल वाला रिजल्ट आता है, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसे हम सोशियोग्राम बोलते हैं। आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे पाई डायग्राम कर सकते हो, चाहे बार ग्राफ कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है जस्ट कि इस तरीके से आप उसको शो कर सकते हो ग्राफिकली, उसे हम सोशियोग्राम बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं लीडरशिप की। अभी तक हमने जो बात किया था, दैट इज द ग्रुप, कि ग्रुप होता है, ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। टीम है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कोहिजन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब बातें हमने की थी। तो लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, लीडरशिप क्या होता है, लीडर हम किसे बोलते हैं, जो पर्सन जो है वो अपनी एक छाप छोड़ता है। डेमोन्स्ट्रेबल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जब एक इंसान जो है अपनी छाप छोड़ के जाता है, एक छाप छोड़ता है, मतलब कि हमें उसके जैसा बनना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हम टीम के अंदर होते हैं, हम एक ग्रुप के अंदर होते हैं, तो हम हमारे अंदर क्या कोशिश होती है कि हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो हमारा लीडर है, हमें उसके जैसा बनना है। तो जो एक लीडर होता है, उसके पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसने पूरी टीम को साथ में लेकर चलना है, ठीक। तो उसका इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए एक ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो हमें इस चीज पर फोकस करना कि उसको अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ना है हम एक ग्रुप के ऊपर, तो वो कैसा होना चाहिए, ताकि उसको जो हमारे जो लीडर थे, वो वाले लीडर थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ इस तरीके से बात की, ठीक है, वो हमारे साथ इस तरीके से रहते थे। जनरली हमारे साथ यही होता है, जो बहुत अच्छे लीडर होते हैं हमारे, चाहे वो हमारा टीचर है, चाहे वो हमारा लीडर है, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, हम कोई भी होता है, जब हमारी लाइफ के अंदर जिसको देखकर हम इन्फ्लुएंस हो सके, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, जिसको देखकर हम लोग प्रेरित हो सके, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी क्या है एज अ लीडर की ड्यूटी क्या होती है कि हम एक बहुत पॉजिटिव जो है इन्फ्लुएंस छोड़ सके अपने ग्रुप के ऊपर, राइट। और लीडरशिप क्या होता है, ये तो हमने बात की लीडर की। लीडरशिप क्या होता है कि वो किस तरीके से एक ग्रुप को लीड करता है, जो एक तरीका है, एक प्रोसेस होता है कि आप एक रिलेशनशिप लेकर चलते हो साथ में,
खुद को और अपनी टीम को साथ लेकर चलना, उसे हम लीडरशिप बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है ग्रुप को लीड करने के लिए, ठीक है, ग्रुप को चलाने के लिए जो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, उसे हम लीडरशिप बोलते हैं, राइट। एक गुड लीडर कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो है सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ असर्टिवनेस क्या है कि जिसको खुद पर भरोसा हो, ठीक, लव फॉर पीपल, आइडियल पर्सन, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए है, ठीक है, नॉलेज ऑफ ग्रुप साइकोलॉजी। ग्रुप साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो उसने एक ग्रुप को जब साथ लेकर चलना है, उनकी सोच क्या है, ग्रुप की सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, उनको साथ में लेकर चलना है। गुड ओरेटर, ओरेटर मतलब क्या है कि वो सुनना, ठीक है, जो लीडर होता है उसका काम सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका काम क्या होता है, सुनना भी होता है। जो गुड लिसनर है, ओरेटर क्या होता है, लिसनर, कि वो कितना अच्छा सुन सकता है, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स की। लीडरशिप स्टाइल की, जो जब हम एक लीडरशिप फॉलो करते हैं, जब हम एक ग्रुप को जब हमने चलाना है, हमारे ऊपर कुछ रोल्स एंड एक्टिविटीज होती हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हमने किस तरीके का रोल प्ले करना है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है वो क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, ठीक है, हमारे वैल्यूज क्या है, ठीक है, हमारा देखने का नजरिया क्या है, वो डिपेंड करता है, ठीक। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप क्या है इसकी, अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप हम किसे बोलते हैं, अथॉरिटेरियन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे जिसे हम बोलते हैं तानाशाही, ठीक है, जो खुद ही अपने डिसीजंस लेता है, खुद ही ऑर्डर करता है, वो किसी की भी नहीं सुनता है, ठीक है, वो खुद ही कंट्रोल करता है किसको क्या रिवॉर्ड करना है, किसको क्या पनिश करना है, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करता, जो उसे ठीक लगता है वो वैसा करता है। दैट इज द अथॉरिटेरियन लीडरशिप, जिसका जो कमांड है दैट इज द कमांडिंग ऑफिसर, बस उसने जो बोल दिया दैट इज फाइनल, चाहे प्लेयर्स को वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है, द वन वे कम्युनिकेशन। वन वे मतलब सिर्फ वो बोलेगा, वो किसी की भी नहीं सुनेगा, दैट इज द अथॉरिटेरियन, जिसे हम तानाशाही बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द अथॉरिटेरियन। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक वर्ड क्या है, हमारा जो इंडिया है दैट इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, इसमें जहां पर लोगों की बात सुनी भी जाती है और कही भी जाती है, ठीक, अपनी भी कहना और उनकी भी सुनना, यानी कि लीडर को अपनी बात भी कहनी और एथलीट्स की बात भी सुनना, प्लेयर्स की बात भी सुनना, ठीक। कोऑपरेटिव जो मेयर्स रहते हैं दैट इज द डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जब हम दोनों की साथ लेकर चलते हैं, लीडर को भी और टीम को भी, ग्रुप को भी, हम ग्रुप मेंबर्स को जब हम साथ लेकर चलते हैं दैट इज द डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। हम इसके अंदर जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ आपके अंदर कमी आ रही है, हमें उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, कहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है, और हम उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। लेजिस्फेयर लीडरशिप एक अलग टाइप है ये लेजिस्फेयर का। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एज सच कोई लीडर नहीं रहता है, ठीक है, हमारा कोई लीडर नहीं है इसके अंदर, ठीक। जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि ये काम जो है हम ये करेंगे, ये पर्सन्स कर लेंगे, ये वाला काम ये पर्सन्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ फ्रीडम रहती है कि हाँ हमें ये काम आपस में हमने बांट लिया है, इसके अंदर एज सच कोई भी लीडर नहीं रहता है, दैट इज द लेजिस्फेयर लीडरशिप। तो लीडरशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया है, चेलादुरई, एक साइकोलॉजिस्ट है चेलादुरई, उन्होंने एक मॉडल दिया था लीडरशिप का, कि आपको लीडरशिप एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके हम किस तरीके से लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा लीडरशिप करने का तरीका है हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें उसने बताए थे सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारी सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन जैसे कि जो आपकी टीम है, ऑपोजिशन टीम है, वो वीक है या स्ट्रांग है, ठीक है, हम अपनी तरफ से हम लोग पूरी तैयारी करके जाते हैं, ठीक है, जब हम एक गेम, हम एक अपना इवेंट करने के लिए जाते हैं, हम एक कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो हम बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, एवरी प्लेयर डू दैट, ठीक है, हम बहुत अच्छा सोच के भी जाते हैं कि हाँ हमें ये चीजें करनी है, बट कई बार क्या होता है हमारी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाती है, राइट। जो हमारी ऑपोजिशन टीम है वो हम लोग सोच के जाते हैं कि वो हमारी तरह ही जितना हमें आता है उतना ही उनको आता है, बट कई बार होता है या तो वो वीक निकलती है हमसे या फिर हमसे ज्यादा स्ट्रांग निकलती है, तो उस टाइम पे सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है,
दैट इज द सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो हमारा लीडर है, चाहे वो आपका टीम का कैप्टन है, चाहे वो आपके कोच है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी है, ठीक है, उनका बोलने का तरीका कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है, उनकी टीम मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका किस तरीके, उनका एक्सपीरियंस क्या है, जो आपके जिन्होंने गेम को अभी खेलना है उनका एक्सपीरियंस क्या है, राइट, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है लीडर के साथ वो कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद है लीडर के बिहेवियर, ठीक है, रिक्वायर्ड बिहेवियर। रिक्वायर्ड मतलब कि जो हमने अभी जो यहाँ पर पढ़ा है, दैट इज द सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी से रिलेटेड है रिक्वायर्ड बिहेवियर, कि जो सिचुएशन क्या रिक्वायर कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड करती है कि एक लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड बिहेवियर, कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, ये सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन जो है वो क्या डिमांड कर रही है, रिक्वायर्ड बिहेवियर, ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, राइट, किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टीम मेंबर। जो टीम मेंबर है वो क्या चाहते हैं, टीम मेंबर क्या चाहते हैं, द प्रेफर्ड बिहेवियर, कि टीम मेंबर्स क्या चाहते हैं कि लीडर किस तरीके का बिहेव करे, दैट इज द प्रेफर्ड बिहेवियर, ठीक। जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी ये सिचुएशन है वो क्या डिमांड करती है, रिक्वायर्ड बिहेवियर, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो क्या डिमांड करते हैं, प्रेफर्ड बिहेवियर, ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर लीडर का होना चाहिए। बट जो लीडर है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्चुअल बिहेवियर, ठीक है, जो लीडर इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चलता है, जो लीडर के सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो टीम मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है, जो प्रेफर्ड बिहेवियर है, इन सारी चीजों को ध्यान रख के जब एक एक्चुअल बिहेवियर किया जाता है बाय द लीडर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल बिहेवियर। इस मॉडल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, ये सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो सिचुएशन है वो क्या डिमांड कर रही है, द रिक्वायर्ड बिहेवियर, ठीक है, रिक्वायर्ड बिहेवियर, और जो मेंबर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, प्रेफर्ड बिहेवियर, और जो लीडर है वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चल रहा है, सिचुएशन को, खुद को, मेंबर्स को, जो रिक्वायर्ड है क्या होना चाहिए, और जो प्लेयर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जब एक लीडर ध्यान रख के चलता है, दैट इज द एक्चुअल बिहेवियर। तो वो एक्चुअली किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो जिस तरीके से वो बिहेव करता है उससे क्या होता है, टीम की जो है मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन होती है और हाई परफॉर्मेंस आती है, ठीक। तो जो लीडर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है, क्योंकि उसने सारी चीजों को देखकर चलना है, राइट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा टीम था, ये वुमेन हॉकी टीम, ठीक है, इंटरनेशनल, जो हमारी नेशनल इंडिया हॉकी टीम है विमेन्स वाली, तो उस जो प्लेयर थी उसके फादर की डेथ हो गई थी, यू यू ऑल नो दैट, राइट। तो उस टाइम पर किस तरीके का बिहेवियर, जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, ठीक है, जो रिक्वायर्ड बिहेवियर था वो क्या था, ठीक है, जो मेंबर था, जो उस टीम की मेंबर थी, सभी लोग वो कैसे थे, उस टाइम पे उनकी सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो जो लीडर ने जो डिसीजन लिया था वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक डिसीजन लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक सिचुएशन जो थी वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई थी, राइट, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, इट्स अ वेरी इमोशनल मूवमेंट फॉर द टीम, ठीक है, ये नहीं था कि वो सिर्फ एक लड़की के लिए था, सिर्फ वन पर्सन के लिए था, वो एक पूरी टीम के लिए एक इमोशनल मूवमेंट था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लीडर ने किया, जो कोच ने किया, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो उसने एक्चुअल
राउंड के अंदर आपने टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक टीम के एक पर्सन को आपने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, यानी कि उसकी आंख में आपने पट्टी बांध दी, ठीक। तो जो दूसरी टीम है वो उसके रास्ते के अंदर एक आपने दे दिया कि आपको इस जगह से उस जगह तक इतने डिस्टेंस पे आपने, आपके पास 20 स्टेप्स हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं ब्लाइंड फोल्डेड, यानी कि आंख में पट्टी बांधकर आपको वो करने हैं, ठीक है, उस चीज को पूरा करना है, ठीक। और जो दूसरी टीम है उसने उस रास्ते के अंदर उन 20 स्टेप्स के अंदर उसने कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दिए, कुछ उसके अंदर कहीं पर कुछ लगा दिया, कहीं पर कुछ लगा दिया है, जैसे कि कोई भी सामान आपने लगा दिया ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए। तो जो फर्स्ट टीम है जिसके मेंबर पर आंख पे पट्टी बंधी है, उस टीम के मेंबर्स जो है वो उसको हेल्प करेंगे वो रास्ता पूरा करने के लिए, बट उसको सिर्फ 4 वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, इसके अलावा वो आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। इस तरीके के एग्जांपल्स के साथ आप प्लेयर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो आपस में इनका बिल्ड होता है, इनका जो ट्रस्ट है आपस में वो बिल्ड होता है, जो इनकी लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो वो एक टीम के अंदर जो है वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है, राइट। इस तरीके की आप एग्जांपल्स लेकर चल सकते हैं। तो कुछ और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने टीम को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया और उसको कहा कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उसमें आप अपने लीडर्स को चूज करोगे। आपने अपनी टीम को जितने भी आपके मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आपने ग्रुप्स बनाए हैं। आपने सपोज 4 ग्रुप्स अगर बनाए हैं तो आप उनको बोलोगे कि आप अपनी टीम में से एक लीडर चूज करोगे, खुद से लीडर आप एक चूज करोगे, ठीक है। तो आप उन सब ने एक एक लीडर अपना चूज कर लिया, देन यू विल आस्क कि आपने उनको ये लीडर क्यों चूज किया है। आप उनसे पूछोगे कि आपने इसी को लीडर क्यों चूज किया है, इसके अंदर क्या ऐसी प्लस पॉइंट्स थे लीडरशिप के कि आपने इसी मेंबर को चूज किया है। तो उससे क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है टीम के अंदर और उनको पता चलता है एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में उनको पता चलता है और वो उस चीज को एग्री करना भी स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ इसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर एक के अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटीज, बट हम कोशिश कर सकते हैं उनको बाहर लेकर आने की। कई बार होता है कि हम लोग वो शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एक कुछ गेम्स के थ्रू करते हैं तो वो चीजें जो है वो डेवलप होती हैं, एक प्लेयर के अंदर डेवलप होती हैं अगर हमें लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है प्लेयर के अंदर। और जैसे कि जैसे हमने टीम को कहा है कि आपने अपने माइंड के अंदर 3 to 5 क्वेश्चंस सोचने हैं। क्वेश्चंस कैसे सोचने हैं कि हु इज मोर देन 6 फीट टॉल, ठीक है। जिस तरीके से हु इज मोर देन 6 फीट टॉल, आपकी टीम के अंदर 6 फुट से लंबा कौन है, किसके जो बाल है वो कर्ली हैं, ठीक है। जो कौन है जो आपकी टीम के अंदर बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने प्लेयर्स को कहा कि माइंड में आपने सोचने हैं। तो उसके बाद वो जब वो क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा कि हाँ हु इज मोर देन 6 फीट टॉल, तो कितने हाथ खड़े हुए हैं, ठीक है, कितने को ये आंसर्स पता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये थोड़ा सा कहते हैं हम टेंशन रिलीविंग गेम्स है, ठीक है। कि जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहे हो, ठीक है, आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना है टीम के अंदर, तो आप इस तरीके की गेम्स को खिलवा सकते हो एक टीम के अंदर। और जैसे कि आपने कुछ डे रूटीन वाला सामान इकट्ठा किया है, ठीक है, डे रूटीन में कुछ चीजें हैं वो आपने इकट्ठी की हैं और आपने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दी है, ठीक है, उनको दे दिया है और आपने बोला है कि आपने एक स्काई स्क्रैपर बनाना है, यानी कि एक पहाड़ बनाना है, एक पिरामिड बनाना है इन सारी चीजों को लेकर। तो कौन सबसे पहले बनाएगा, तो उससे क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और वो कलेक्टिवली जो है वो काम उनको एक साथ काम करना आता है और इससे जो है आपस में ट्रस्ट बिल्ड होता है। आई होप कि आपको जितना मैंने बोला है आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे तो प्लीज। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you, 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 ma'am.